गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका साइंस की क्लास में। चैप्टर नंबर 5 हमने जारी कर रखा था, उसी को आज फिर से जारी करते हैं। कुछ टॉपिक अभी यहाँ पढ़ने बाकी हैं हमारे द्वारा। चैप्टर नंबर 5 नाम से काफ़ी ज़्यादा परिचित हो चुके हैं, अब मुझे लगता नहीं कि परिचय यहाँ दिया जाए, फिर भी दे दीजिए, ले लीजिए आप लोग, आप मुझे एक साथ दे दीजिएगा, लिख लीजिए। दैनिक जीवन में रसायन। पिछले 5 to 7 डेज से हम लगातार देखते आ रहे हैं कैसे दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रहा है। किन किन पदार्थों में रसायनों को हम काम में लेते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। कल हमने पीएच स्केल के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे पीएच का दैनिक जीवन पर प्रभाव। पीएच का दैनिक जीवन पर प्रभाव, देखिए क्या प्रभाव होगा दैनिक जीवन पर। सबसे पहले बात करते हैं पादपों पर प्रभाव। यानी पादपों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पादप भी पीएच से प्रभावित होंगे? डेफिनेटली पादप भी प्रभावित होंगे। देखिए कैसे प्रभावित होंगे। पादपों को वृद्धि और विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आप जानते हैं पादप कहाँ वृद्धि करते हैं? आकाश में। आकाश में थोड़ी वृद्धि करेंगे। पादप कहाँ वृद्धि करते हैं? पादप वृद्धि करते हैं मृदा में। और मृदा कैसी होनी चाहिए? मृदा भी 2 प्रकार की होती है, जानते हैं मेरे ख्याल से आप लोग सभी। नहीं जानते अब जान लीजिए। एक मृदा को कहा जाता है उपजाऊ मृदा, और दूसरी वाली मृदा को कहा जाता है अनुपजाऊ मृदा। सिंपल सी बात है, एक मृदा उपजाऊ है, दूसरी वाले को हमने कहा अनुपजाऊ मृदा है। उपजाऊ मृदा वो है जहां पादप वृद्धि करेंगे, और अनुपजाऊ मृदा वो है जहां पादप वृद्धि नहीं करेंगे। इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं। कैसी मृदा है? बंजर है, हम कहें बंजर भूमि है, और बंजर भूमि की जो मृदा होगी वो भी कैसी होगी? बंजर होगी। यानी वहां पर पादप वृद्धि नहीं कर पाएंगे। क्यों वृद्धि नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्या है वहां पे, या क्या नहीं है वहां पे जिसकी वजह से पादप वृद्धि नहीं कर पाएंगे? पहले बात करते हैं उपजाऊ मृदा क्यों है उपजाऊ। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, हम चाहे पादपों की बात करें, जंतुओं की बात करें, वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या बताएंगे? वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना पोषण के हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होगी, और कोशिकाओं में जब विभाजन की क्रिया नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? वृद्धि भी नहीं होगी। ऐसा ही जो विवरण है वो पादपों के साथ भी हम दे सकते हैं, क्योंकि पादपों को भी वृद्धि करनी होती है, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है, पोषण की उनको आवश्यकता होगी। और पोषण कहाँ से मिलेगा पादपों का? आप जानते हैं मृदा से पादप अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। इवन जल भी मृदा में ही होता है, जिसको पादप अवशोषित करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। यह आपने छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। ओके, तो उपजाऊ मृदा में वे सभी पदार्थ हैं जो कि पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि अनुपजाऊ मृदा में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं इस वाली मृदा में पोषक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए पादप वृद्धि नहीं कर पाती। अब वापस आते हैं पीएच पर। कितनी पीएच होनी चाहिए? देखिए ऐसा माना जाता है प्रायोगिक तौर पर पादपों की उचित वृद्धि के लिए न तो मृदा अम्लीय होनी चाहिए और न मृदा क्षारीय होनी चाहिए। इसका मतलब पीएच कितनी होनी चाहिए? पीएच का मान लगभग 7 माना जाएगा। यानी ऐसी मृदा जिसमें पीएच उदासीन होगी, पादप अच्छे से आसानी से वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के साथ साथ वहां जो उत्पादकता होगी वो भी बढ़ेगी। क्योंकि किसान जो फसल बोता है, जो किसान बागवानी किया करते हैं, जो पादपों के साथ खेती किया करते हैं, तो चाहे हम कृषि की बात करें जो आपके अनाज की फसलें हैं, या फिर अपन सब्जियों की बात करें जो आपकी सब्जियों वाली फसलें हैं, तो उन सभी को जो उगाते हैं किसान, वो चाहते हैं कि उनका मुनाफा बढ़े। मुनाफा कब बढ़ेगा? जब उन्होंने जो फसल उगाई है उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उन्हें भी मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, लाभ ज़्यादा होगा। और ऐसा कब होगा? जब पादप उचित रूप से वृद्धि करेंगे। और पादप उचित रूप से वृद्धि कब करेंगे? जब उनको मृदा के माध्यम से उचित रूप से पोषक पदार्थों की प्राप्ति होगी, वो फिर चाहे जल ही क्यों ना हो।
क्योंकि जल भी आप देखिए आवश्यक होता है पादपों के लिए। तो पीएच का मान 7 होगा तो पादप उचित रूप से वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं मानव शरीर में पीएच का मान या मानव शरीर के लिए पीएच। देखिए हम बात करें हमारे शारीरिक द्रव्यों की, हमारे शरीर में जितने भी द्रव हैं, हम चाहे बात करें लार की, हम चाहे बात करें रक्त की, हम चाहे बात करें मूत्र की, अधिकांश जो हमारे शारीरिक द्रव हैं वहां पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, लगभग 7.4 माना जाता है। इससे थोड़ा और भी ज्यादा उस पर, यानी 7 से तो ज्यादा मिलेगा। सब में नहीं, ध्यान दीजिएगा। आपको लगे सर आप तो उल्लू बना रहे हो, स्टमक कहाँ है, वहां तो HCl है। अब आपकी बात का क्या, कुछ नहीं है भाई। मैंने कहा अधिकांश जो द्रव बोले हैं मैंने, अधिकांश जो द्रव है वहां पीएच का जो मान होगा 7 से ज्यादा होगा। यहां हम बात करें अगर आमाशय में पाए जाने वाले HCl की, एकमात्र ऐसा द्रव है जिसकी पीएच 7 से कम होती है, काफी ज्यादा कम होती है, लगभग 1.2 मानी जाती है जठर रस की पीएच। तो वो एक अपवाद स्वरूप माना जाता है हमारे शरीर के द्रव को। बाकी जो द्रव है लार, मूत्र और रक्त की पीएच एग्जैक्टली 7.4 के आसपास ही मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 की पीएच पर प्रॉपर रूप से कार्य करता है। यानी हमारे जो शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं इस पीएच पर उचित रूप से कार्य करती रहती हैं, सुचारू रूप से चलती रहती हैं और शरीर हमारा क्रियाशील बना रहता है। आगे बढ़ते हैं पीएच के साथ। अब हमने बात करी आमाशय की, उसको कैसे छोड़ देंगे। आइए बात करते हैं आमाशय को पकड़ के आमाशय की। आमाशय में पीएच का प्रभाव, हमने जो कुछ भी खाया सबसे पहले उसका पाचन शुरू होगा कहां से, क्या आमाशय से शुरू होगा। याद रखिएगा पहला जो पाचन होगा भोजन का वो मुख गुहा में शुरू हो जाता है। यानी मुख गुहा से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्यों, आप कहें सर क्यों ऐसा है। क्योंकि मुख गुहा में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है और वो एंजाइम पाचन की क्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ होगा। आगे बढ़ते हैं आमाशय। आमाशय में HCl बन रहा है, लेकिन ये HCl देखिएगा हम बात करते हैं अम्लों की, इसी चैप्टर में हमने बात की है। अगर अम्ल की एक बूंद को डाल दिया जाए त्वचा पर, अगर अम्ल की एक बूंद को त्वचा पर डाल दिया जाए तो वहां से क्या निकलेगा, धुआं बाहर निकलेगा। और जहां बूंद गिरी है अम्ल की उस पार्ट का कीमा बनेगा, कीमा बनेगा, धुआं बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, हड्डियां दिखेंगी वहां पे। क्यों ऐसा है, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा कि जो अम्ल वहां हमने डाला वो कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और ये जो प्रबल अम्ल है क्या होते हैं, क्षम क्षारक होते हैं, यानी वो दाहक होते हैं, त्वचा को जला देते हैं। लेकिन हमारे शरीर में HCl बन रहा है, इसके बाद भी धुआं बाहर नहीं निकल रहा है। आमाशय में HCl बन रहा है, कभी देखा धुआं बाहर निकलते हुए, आपके सर निकलता तो है सर्दियों में, वो अलग प्रकार का धुआं है, अंदर थोड़ी ना कुछ जल रहा है। लेकिन जब HCl बन रहा है फिर भी धुआं बाहर नहीं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। देखिएगा जो HCl बना, आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं हर एक अंग में ग्रंथि आवश्यक रूप से पाई जाती है जिसको कहा जाता है श्लेष्म ग्रंथि। तो श्लेष्म ग्रंथि लगातार किसका स्रवण करती रहती है, श्लेष्म का स्रवण करती रहती है। ये श्लेष्म लगातार HCl से मिलता रहेगा और HCl को कैसा बना देगा, तनु बना देगा। तनु HCl अब अंदर दाहक प्रवृत्ति नहीं रखेगा और अंदर से धुआं बाहर नहीं आएगा, अंदर भी आग नहीं लगेगी। भाई आग लगेगी तभी धुआं बाहर निकलेगा, HCl अंदर नहीं चलेगा तो धुआं बाहर नहीं निकलेगी। कब, जब लगातार HCl में श्लेष्म मिलता जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है, जब श्लेष्म ग्रंथि लगातार श्लेष्म का निर्माण करती जा रही है। और जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन कई बार आप किसी स्वावणी में गए, आपने देखी 3 तरह की चूरमा हैं, 5 तरह की बाटी हैं, दाल पता नहीं कितने तरह की है, आपने किसी को नहीं छोड़ा। दाल पता नहीं किस किस में थी, दोने में थी, बुरा मत मानना भी है ना, एक सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। हम जाते हैं, मैं भी जाता हूँ श्रावणी में, ऐसी बात नहीं है, मैं भी खाता हूँ दाल बाटी चूरमा, हम भारत के चूरमा। तो आपने दाल भी खाई, बाटी भी आपने खाई, चूरमा तो आपने छोड़ा ही नहीं, जम के खाया आपने राशन।
ऐसा राशन लिया कि मानो अगले 3-4 दिन आप कोई राशन नहीं लेंगे, ले लिया आपने, ले तो लिया, ले लिया राशन, आप घर आ गए और आपने घर आके रेस्ट किया। अब रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आप उठे नहीं, आप उठाए गए, आप उठे नहीं, आप उठाए गए, आप चले नहीं, चलाए गए, आप गए नहीं, हॉस्पिटल ले जाए गए। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आपके स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और वो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी? HCl ने। अंदर खलबली मची हुई थी, और उस खलबली को बाहर निकालने के लिए आपको हॉस्पिटल में तो जाना ही था। बाकी मैं कहूँगा ईश्वर आपको महफूज रखे। एग्जाम्पल लिया हमने, ईश्वर आप सभी को महफूज रखे, आमीन। तो मान लीजिए इन केस बाई चांस इस तरह से हम जब कर लेते हैं, हमने कोई चीज़ देखी ऐसी जो हमारी फेवरेट है, और उस फेवरेट चीज़ हमने इतना खाया, इतना खाया, कुछ नहीं बचा, जितना खाया वो सारा बाहर निकाला। कैसे निकला? निकला नहीं है, निकाला गया। वॉमिटिंग, आपने ज़्यादा खा तो लिया, आपने रसगुल्ले देखे, आपने रसगुल्ले के एक एक पीस को इतना खाया कि बॉडी ने कुछ नहीं पचाया, शरीर ने कुछ नहीं पचाया, तो आपने उसको वॉमिटिंग करके बाहर लाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HCl ज्यादा बना, जो HCl ज्यादा बन जाता है तो उस केस में क्या होगी? एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, और अम्लता जब हो जाती है तो खतरनाक परिस्थिति हो जाती है, पेट में जलन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ जल रहा है। हमने कहा कि HCl जलन पैदा करता है, अब जलेगा, अब जलेगा कि आपने क्या क्या खाया था, अब आपको पता चलेगा। क्लियर? मेरे ख्याल समझ गए। छोटी सी एक बात से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ओवर ईटिंग, देखिए इसका सारा जो हमने अभी कहा है दाल बाटी चूरमा का सार क्या निकलता है? ओवर ईटिंग। हम बहुत ज्यादा खाना अगर खा लेते हैं तो उस केस में भी HCl का निर्माण ज्यादा होता रहेगा, उस अनुपात में श्लेष्म में HCl में नहीं मिल पाता है, HCl सांद्र अवस्था में आएगा। अब पता लगेगा कि HCl जलाता है नहीं जलाता है, अंदर जलेगा, धुआं बाहर निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अम्ल है, अम्ल के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? क्षार लाना पड़ेगा। और हम क्या लेते हैं? इनो। हम देखें इनो लेते हैं। इनो में क्या है? इनो में आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय लवण है, तो वो क्या करेगा? अम्ल की अम्लता को समाप्त कर देता है, कुछ आराम हमें मिल जाता है। इसलिए कम खाएं, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, ओके। और HCl के जलने से बचें। आगे बात करते हैं दंत क्षय। देखिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है जब ज्यादा मीठे पदार्थों को खाया जाता है। दंत क्षय, अगला प्रभाव देखने जा रहे हैं हम पीएच का। दंत क्षय, दंत क्षय समझ रहे होंगे अब, दांतों का क्षय। क्षय का मतलब है टूटना। जब लगातार ग्लूकोज मीठे पदार्थों का सेवन किया जाए, और मीठे पदार्थों के सेवन के बाद अगर आप मुख को साफ नहीं कर रहे हैं, टीथ को साफ नहीं कर रहे हैं, तो जो मीठे पदार्थ आपने खाए थे उन मीठे पदार्थों को मुख में, जीवाणु होते हैं, देखिए हमारे शरीर के अंदर भी जीवाणु पाए जाते हैं, और एक जीवाणु तो सदैव शरीर के अंदर ही बना रहता है। कौन है आप बताएंगे मुझे? आवाज तो आपकी आएगी नहीं आता। ई कोली, ई कोली भी कह देते हैं, ई कोलाई भी कह देते हैं। पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। इसका पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोली भी कह देते हैं, कोलाई भी कह देते हैं। दोनों सेपरेट मैंने अंडरलाइन किया है, एक बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर स्टाइल है, सेपरेट अंडरलाइन किया है इनको दोनों को। इस्चेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया हमारी आंतों में प्रेजेंट रहता है, जो कि पाचन की क्रिया में सहायता करता है। इसके अलावा मुख्य में भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, बन जाते हैं, वहां होते भी हैं। तो हमने ज्यादा मीठे वाले पदार्थों का सेवन किया तो मीठे पदार्थ क्या होंगे? जीवाणुओं के द्वारा अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कब हो गया ऐसा? हमने मीठा खा तो लिया, लेकिन टीथ को साफ नहीं किया, माउथ वॉश नहीं किया, हमने पानी से वॉश नहीं किया, माउथ वॉश किया। लगातार बार बार केमिकल यूज करने की आवश्यकता नहीं होती, माउथ वॉश कीजिए। इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करके जरूर सोना चाहिए। उससे क्या होगा? दिन भर आपने जो खाया था, टीथ के अंदर जो फंसा हुआ है मटेरियल वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से टीथ में ये जो कंडीशन है वो क्रिएट नहीं हो पाती है, दंत क्षय नहीं होगा। हालांकि टीथ का आप जानते हैं एक मजबूत पार्ट है हमारे शरीर का, जो दांतों के अंदर है, और उस भाग को कहा जाता है दंत वल्क, इनेमल कहा जाता है। दंत वल्क भी कहते हैं या इनेमल भी कहा जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है, और ये दांत के अंदर होता है। फिर भी टूथ जो है गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। वजह क्या है? ये इस तरह से हम जो खा रहे हैं, टीथ को वॉश नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में टूथ डिके, हम कहें दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। तो क्या किया जाए बचने के लिए?
जब भी हम कुछ खाएं एट वंस टीथ को साफ किया जाए। और पेस्ट अपन कहाँ में लेते हैं आपको बताइए, पेस्ट किस प्रकृति की होगी, अम्ल बन रहा है दांतों में तो पेस्ट हमारा किस प्रकृति का होगा। तो डेफिनेटली आप देखिए कोई भी पेस्ट आप लें, हर एक पेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है ताकि दंत क्षय को रोके। और ऐसा होगा कब, जब मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। कब, जब लगातार आप मीठे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, माउथ वॉश अगर नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ओके, अब कुछ सजीव हैं, कुछ पादपों और जंतुओं के द्वारा अपनी सुरक्षा, पादपों व जंतुओं द्वारा या पादपों व जंतुओं में स्वरक्षा, कुछ जंतु और पादप पीएच के द्वारा खुद की सुरक्षा भी करते हैं। स्वरक्षा, देखिए कैसे स्वरक्षा करेंगे, पादप और जंतुओं के द्वारा स्वरक्षा। देखिए कुछ पादप भी हैं, कुछ जंतु भी हैं। पादप की बात करें, एक पादप होता है नेटल। नेटल जो पादप है, इस पादप में अम्ल का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है HCOOH। नाम आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, HCOOH को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ये जो फॉर्मिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, जब कोई जंतु या कोई मवेशी इस पादप को खाता है तो एक बार तो खा लेगा, दोबारा इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अम्ल है उसके शरीर में जाएगा, जलन पैदा करेगा। और अब वो मवेशी जिसने एक बार खाया तो बार बार नहीं, कभी नहीं खाएगा। जो नेटल को खाएगा वो फिर कभी इसके पास नहीं आएगा। तो नेटल अपनी सुरक्षा कर रहा है। यू नो मधुमक्खी, हनी बनाने वाली भी, नाम बड़ा प्यारा है, करती क्या है, डंक लगाती है। तो जैसे मधुमक्खी डंक लगाती है, जो पार्ट जहां डंक लगा वहां डंका बन जाता है। कैसे, मान लीजिए गाल पे, चीक पे हनीबी ने अपना डंक लगाया तो गाल क्या बनेगा, गाला। साइज बड़ी हो जाएगी, भी गाला क्या होता है, साइज बड़ी होगी। साइज बड़ी क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या निकलता है, यही अम्ल निकलता है यहाँ पे। यानी मधुमक्खी का जो डंक है, और मधुमक्खी के डंक के साथ लाल चींटी जब चैंटती है, पता है क्या क्या करती है, लाल चींटी खतरनाक चैंटती है। हुई मन करता है उसके इतने टुकड़े करें किसी सर्जरी के द्वारा वो जुड़ नहीं पाएगी। लाल चींटी उसके पापा जी चीटा, उसको आप पूछे मत, वो भी खतरनाक चैंटते हैं। भाई तो ये जो हम बात कर रहे हैं जंतुओं की, मधुमक्खी का डंक है और लाल चींटी है, इन सभी के अंदर आप देखें ये अम्ल पाया जाता है। और ये अम्ल क्या करेगा, जलन पैदा करता है। तो एक बार हमने देख लिया कि मधुमक्खी यहाँ पे आई थी, कुछ देके गई थी, हम दोबारा उसके पास कुछ लेने नहीं जाएंगे। देखो जानकारी हमने TS के बारे में ली है, चैप्टर आपका अब केवल एक टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगा, जिसको हम अगली वाली क्लास में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। कोशिश करें आप जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, अच्छे से आपकी समझ में आए हों। कैसे आएंगे, एडवांस आप अगर अपनी बुक से इनको पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।